नमस्कार। आज हम एक काफ़ी अहम बदलाव पर बात करने वाले हैं महाराष्ट्र फैक्ट्री नियम 1963 में। ये है नियम 373 सी। ये खास तौर पर उन रिएक्टर्स की सुरक्षा के बारे में है जिनमें एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं। मतलब वो वाले रिएक्शंस जिनमें गर्मी पैदा होती है। बिल्कुल। हमारे पास इस नियम का विश्लेषण है और साथ ही वो सरकारी गजट नोटिफिकेशन भी है जो मई 2025 में आया था। तो आज हम कोशिश करेंगे इसके जरूरी पहलुओं को समझने की कि भाई फैक्ट्रियों को अब क्या करना होगा और ये इतना बड़ा कदम क्यों है सुरक्षा के लिहाज से। बिल्कुल। और देखिए, ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ये जाहिर गर्मी पैदा करते हैं। अगर इस गर्मी को ठीक से मतलब कंट्रोल्ड तरीके से हटाया ना जाए तो तापमान, दबाव, ये सब खतरनाक लेवल तक बढ़ सकता है, जिसे हम कहते हैं रनअवे रिएक्शन का बेकाबू हो जाना। हाँ, सुना है इसके बारे में, काफी खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा। तो ये नया नियम जो फैक्ट्री रूल्स के चैप्टर 4 में जोड़ा गया है, इन्हीं खतरों को संभालने के लिए एक, आप कह सकती हैं, स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देता है। अच्छा, तो फिर शुरू करते हैं इसके दायरे से और कुछ बेसिक परिभाषाओं से। ये तो साफ है कि नियम हर उस रिएक्टर पर लगेगा जहां एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, पर इसमें कुछ खास शब्द हैं, जैसे आपने कहा एडियाबैटिक तापमान वृद्धि। ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, जरूर। एडियाबैटिक टेम्परेचर राइज का मतलब है कि अगर रिएक्शन से पैदा हुई सारी गर्मी, मान लीजिए, सिस्टम के अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, वो एडियाबैटिक कंडीशन होती है, तो तापमान कितना बढ़ जाएगा। ये हमें बताता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में, मतलब सबसे खराब हालत में, टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है। ओके, और रिएक्शन की गर्मी या डिकम्पोजिशन की गर्मी? ये तो सीधे सीधे बताते हैं कि रिएक्शन में या पदार्थ के टूटने पर कितनी गर्मी निकलेगी। एग्जैक्टली। ये क्वांटिटीज हमें रिएक्शन की ताकत और उससे जुड़े संभावित खतरे का एक अंदाजा देती हैं। और इसी से जुड़ा है रनअवे रिएक्शन, जिसकी हमने बात की, जब गर्मी बनने की रफ्तार उसे ठंडा करने की कैपेसिटी से बहुत ज्यादा हो जाती है। और एक और टर्म था हैज़ॉप स्टडी। हाँ, हैज़ॉप यानी हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे प्रोसेस के हर स्टेप में छुपे हुए खतरों और ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को पहचाना जाता है। ठीक है, पर इन सब शब्दों को इतनी सफाई से डिफाइन करने का क्या फायदा? क्या ये सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं है? नहीं, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जब परिभाषाएं साफ होती है ना, तो हर कोई, इंजीनियर, ऑपरेटर, सेफ्टी ऑफिसर, इंस्पेक्टर, सब एक ही मतलब समझते हैं। इससे एसओपीज बनाने में, रिस्क असेसमेंट करने में, जैसे हैज़ॉप, या ट्रेनिंग देने में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। खास तौर पर रनअवे जैसी खतरनाक सिचुएशन के रिस्क को समझने और रोकने के लिए ये परिभाषाएं एक कॉमन ग्राउंड देती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन से अस्पष्टता खत्म होती है। समझ गया। तो परिभाषाओं के बाद अब आते हैं उन चीजों पर जो रिएक्शन करने से पहले करनी है, मतलब एक तरह से तैयारी वाले कदम। नियम कहता है कि पहली बार किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिएक्टर में करने से पहले फैक्ट्री मालिक को कई चीजें पक्की करनी होंगी। शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहली और बेसिक चीज है कंपैटिबिलिटी की जांच, अनुकूलता। मतलब जो केमिकल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपस में सेफ हैं या नहीं, और जिस मटेरियल का रिएक्टर बना है यानी एमओसी, उसके साथ सेफ है या नहीं। कहीं कोई अनचाहा रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा। इसकी प्रॉपर टेस्टिंग करके रिपोर्ट रखनी होगी। ये बहुत ही फंडामेंटल सेफ्टी चेक है। राइट। और इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री की बात, मतलब रिएक्शन की गर्मी, डिकम्पोजिशन की गर्मी और वो एडियाबैटिक तापमान वृद्धि, इन सब का हिसाब लगाना। हाँ, ये आंकड़े आपको बताते हैं कि रिएक्शन कितनी गर्मी पैदा करेगा, और अगर भगवान न करे कंट्रोल बिगड़ता है तो टेम्परेचर कितना बढ़ सकता है। इसी के बेसिस पर आप आगे की सेफ्टी प्लानिंग करते हैं। जैसे आपको ये पक्का करना होगा कि आपका कूलिंग सिस्टम सच में उतनी गर्मी निकाल सकता है या नहीं। और इसमें सिर्फ डिज़ाइन कैपेसिटी नहीं, बल्कि टाइम के साथ कूलिंग सरफेस पर जो गंदगी जम जाती है, फाउलिंग, उसके असर को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वो कूलिंग को कमज़ोर कर सकती है। ये प्रैक्टिकल बात है। कूलिंग सिस्टम कागज पर शायद ठीक लगे, पर असल में फाउलिंग की वजह से उतना काम न करे। और फिर रनअवे भविष्यवाणी का भी जिक्र है इसमें। बिल्कुल। चीफ इंस्पेक्टर कुछ रिस्क क्लासेस तय कर सकते हैं और आपको उनके हिसाब से अंदाजा लगाना होगा कि रनअवे रिएक्शन की कितनी संभावना है। क्या प्रेशर बहुत बढ़ सकता है? क्या बहुत ज्यादा गैस बन सकती है? ये एक तरह का व्हाट इफ एनालिसिस है। इसके अलावा सुरक्षा मार्जिन भी पता करना है।
मतलब नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर और उस टेम्परेचर के बीच कितना गैप है जहां कोई खतरनाक साइड रिएक्शन चालू हो सकता है। हाँ, ये मार्जिन जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, आपको एक बफर मिल जाता है। और इसी तरह फीडिंग लॉजिक भी बहुत जरूरी है, यानी केमिकल्स को किस ऑर्डर में, कितनी क्वांटिटी में और किस स्पीड से डालना है। जरा सी चूक, गलत ऑर्डर, गलत मात्रा, गलत टाइमिंग बहुत भारी पड़ सकती है। तो इसे बिल्कुल साफ साफ डिफाइन और कंट्रोल करना होगा। और एक आखिरी पॉइंट था इस तैयारी वाले सेक्शन में, एजिटेटर या पंप फेलियर का अध्ययन। अगर मिक्सिंग रुक जाए या धीमी हो जाए तो क्या होगा? ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में अच्छी मिक्सिंग अक्सर जरूरी होती है ताकि गर्मी यूनिफॉर्मली फैले, कहीं हॉटस्पॉट्स ना बने। अगर एजिटेटर या सर्कुलेशन पंप फेल होता है तो गर्मी एक जगह जमा होकर रनअवे का खतरा बढ़ा सकती है। तो इस सिचुएशन का एनालिसिस करना और उसके लिए तैयार रहना जरूरी है। तो ये सारी कैलकुलेशंस और एनालिसिस हो गए। अब इन्हें प्रैक्टिकली यूज कैसे करें? कहीं ये सिर्फ फाइलों की शोभा तो नहीं बढ़ाएंगे? यहीं पर नियम के साथ कुछ प्रैक्टिकल कदम सुझाए गए हैं जो बहुत काम के हैं। एक सुझाव है कि ये सारा डेटा थर्मोकेमिस्ट्री, कूलिंग कैपेसिटी, फीडिंग लॉजिक वगैरह बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड यानी बीपीआर का मैंडेटरी हिस्सा बना दिया जाए। इससे हर बैच के साथ ये इन्फॉर्मेशन जुड़ी रहेगी और ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन के टाइम आसानी से मिलेगी। और वो फर्स्ट रन परमिट चेकलिस्ट वाली बात, वो क्या है? हाँ, वो एक बहुत अच्छा कंट्रोल मेजर है। इसका मतलब है कि जब भी कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस पहली बार चलाई जा रही है या उसमें कोई बड़ा बदलाव हुआ है, तो प्रोडक्शन शुरू करने से पहले एक चेकलिस्ट बने और उस पर प्रोसेस इंजीनियरिंग, ईएचएस, क्वालिटी एश्योरेंस, क्यूए, मेंटेनेंस, इन सभी डिपार्टमेंट्स के साइन हो। ये पक्का करता है कि सारे सेफ्टी पहलू चेक हो गए हैं और सब सहमत हैं कि प्रोसेस शुरू करना सेफ है। ये सिर्फ एक आदमी की नहीं, पूरी टीम की जिम्मेदारी बन जाती है। ये तो हुई तैयारी की बात। अब आते हैं रोकथाम पर, मतलब प्रोसेस को डिजाइन से ही सेफ कैसे बनाएं। यहां नियंत्रणों के पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स का जिक्र है। इसका क्या मतलब है? ये एक बेसिक सेफ्टी प्रिंसिपल है। मतलब रिस्क कम करने के लिए सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि खतरे को जड़ से ही खत्म कर दें, एलिमिनेशन, या उसे किसी कम खतरनाक चीज से बदल दें, सब्स्टिट्यूशन। अगर ये मुमकिन नहीं है, तभी इंजीनियरिंग कंट्रोल्स जैसे बेहतर डिजाइन, ऑटोमेशन, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स जैसे एसओपीज, ट्रेनिंग और सबसे आखिर में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई पर डिपेंड होना चाहिए। नियम इसी ऑर्डर को फॉलो करने पर जोर देता है। अच्छा, तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से नियम क्या सुझाव देता है? क्या कोई सेफ विकल्प हैं? हाँ, नियम कहता है कि रनअवे से बचने के लिए दूसरे, ज्यादा सुरक्षित रिएक्शन रूट्स पर विचार करें। जहां हो सके सेमी बैच फीड का इस्तेमाल करें। इसमें एक रिएक्टेंट को धीरे धीरे कंट्रोल्ड तरीके से डालते हैं ताकि गर्मी भी धीरे धीरे निकले। या फिर खासकर हाई हीट वाले प्रोसेस के लिए फ्लो रिएक्टर या कंटिन्यूअस रिएक्टर का मूल्यांकन करें। इनमें रिएक्शन एक पतली ट्यूब या चैनल में होता है, जिससे हीट ट्रांसफर बहुत अच्छा होता है और फीड को तुरंत रोक सकते हैं। ये पारंपरिक बैच रिएक्टर से ज़्यादा सेफ हो सकता है। यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिस्क कम करना। और प्रोसेस को कंट्रोल्ड कंडीशंस में चलाने के बारे में क्या? बिल्कुल, रिएक्शन को ऐसी कंडीशंस में चलाना चाहिए जहां खतरनाक डीकंपोजिशन या साइड रिएक्शन का चांस कम से कम हो। इसके लिए रिलायबल कंट्रोल सिस्टम, सही जगह पर सेंसर्स और ऑटोमेटिक करेक्टिव एक्शन जरूरी हैं। साथ ही रिएक्टर बनाने वाले से उसका मैक्सिमम सेफ वर्किंग प्रेशर और जो भी टेस्ट हुए हैं उसका सर्टिफिकेट लेना और संभाल कर रखना अब मैंडेटरी है। अगर कोई रिएक्टर काफी टाइम से यूज में ना हो या उसकी रिपेयरिंग हुई हो, तो नियम कहता है कि अगर कोई रिएक्टर 6 महीने से ज्यादा बंद पड़ा है या उसमें कोई मेजर रिपेयर या मॉडिफिकेशन हुआ है, तो उसे दोबारा इस्तेमाल करने से पहले एक क्वालिफाइड सक्षम व्यक्ति यानी कॉम्पिटेंट पर्सन से उसकी पूरी जांच करवानी होगी। ये पक्का करने के लिए कि रिएक्टर अभी भी सेफ और फिट है। और हैज़ॉब स्टडी की क्या भूमिका है रोकथाम में? हैज़ॉब अब मैंडेटरी है। सिर्फ करना ही नहीं, उसकी जो सिफारिशें हैं उनको लागू करना भी जरूरी है। ये पक्का करता है कि प्रोसेस के डिजाइन और ऑपरेशन में जो छिपे हुए खतरे हैं उन्हें पहचान कर दूर किया जाए। प्रोसेस में बदलावों का क्या? अक्सर सुना है कि बदलाव के कारण ही एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल, इसी के लिए परिवर्तन प्रबंधन या मैनेजमेंट ऑफ चेंज (MOC) प्रोसेस को अनिवार्य किया गया है। प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल में कोई भी बदलाव
रूटीन रिप्लेसमेंट को छोड़कर उसके लिए एक लिखित एमओसी प्रोसीजर फॉलो करना होगा। इसमें चेंज का कारण, उसका टेक्निकल बेसिस, सेफ्टी और हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, एसओपी में क्या बदलाव होंगे, टाइमलाइन क्या होगी और किसने इसे ऑथराइज किया, ये सब लिखना होगा। रिएक्टर से जुड़े सारे एमओसी रिकॉर्ड 3 साल तक रखने होंगे। ये पक्का करता है कि कोई भी चेंज बिना सोचे समझे और उसके सेफ्टी इम्प्लीकेशंस को जांचे बिना ना हो। ये सब सुनकर तो लगता है कि नियम वाकई रोकथाम पर, मतलब प्रिवेंशन पर बहुत फोकस कर रहा है। ये सिर्फ प्रॉब्लम होने के बाद एक्शन लेने जैसा नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इस नियम का एक बहुत ही पॉजिटिव पहलू है। HOZ और मॉक जैसी रिक्वायरमेंट्स ये पक्का करती हैं कि सेफ्टी सिर्फ एक बार का काम नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो प्रोसेस की पूरी लाइफ साइकिल तक चलना चाहिए। फ्लो रिएक्टर जैसे ऑप्शंस का सुझाव देना भी यही दिखाता है कि नियम मॉडर्न और सेफ टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए एनकरेज कर रहा है। ये सिर्फ मिनिमम स्टैंडर्ड की बात नहीं, बल्कि सेफ्टी को बेहतर बनाने का एक एफर्ट है। ठीक है, तो हमने तैयारी और रोकथाम की बात कर ली, लेकिन मान लीजिए इतनी सब कोशिशों के बावजूद कुछ गड़बड़ हो जाती है और प्रोसेस तय सेफ लिमिट्स को क्रॉस करने लगता है, तब क्या कोई सेफ्टी नेट भी है? हाँ, नियम इसके लिए भी प्रोविजंस करता है जिन्हें हम प्रोटेक्टिव मेजर्स कह सकते हैं। सबसे पहले है इंटरलॉक्स। ये ऑटोमेटिक सेफ्टी डिवाइस होते हैं। जैसे अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए तो हीटिंग और रिएक्टेंट्स की फीडिंग अपने आप बंद हो जानी चाहिए, या अगर एजिटेटर अचानक बंद हो जाए तो शायद एक्स्ट्रा कूलिंग अपने आप चालू हो जानी चाहिए। ये बिना किसी इंसानी दखल के फौरन काम करते हैं। और अगर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो रिएक्टर फटने का डर रहता है। उसे रोकने के लिए रिलीफ सिस्टम जरूरी हैं। ये सेफ्टी वॉल्व या रप्चर डिस्क हो सकते हैं। ये एक तय प्रेशर पर खुल जाते हैं और जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसे सेफली बाहर निकाल देते हैं, आमतौर पर एक सर्च टैंक या स्क्रबर सिस्टम में। इनका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि ये ठीक से काम करे, ब्लॉक ना हो और इनसे निकलने वाले मटेरियल से कोई दूसरा खतरा जैसे आग या धमाका न हो। और प्रेशर की निगरानी के लिए सही रेंज वाले प्रेशर गेज लगे होने चाहिए, जिन पर मैक्सिमम सेफ प्रेशर MAWP क्लियरली मार्क्ड हो, ताकि ऑपरेटर को लिमिट पता रहे। अगर रिएक्टर में जैकेट है जिससे हीटिंग या कूलिंग होती है, तो जैकेट हीट इनपुट को भी कंट्रोल करना होगा, ताकि जैकेट के प्रेशर या टेम्परेचर से रिएक्टर के अंदर की कंडीशन अनसेफ ना हो जाए। चेतावनी के लिए अलार्म्स भी चाहिए होंगे। हाँ, ऑडियो विजुअल अलार्म्स। अगर एजिटेशन फेल होता है, कूलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, फीडिंग में गड़बड़ी होती है या टेम्परेचर प्रेशर सेफ लिमिट क्रॉस करता है, तो तुरंत ऑपरेटर को अलर्ट करने के लिए अलार्म बजने चाहिए। और अगर सिचुएशन सीरियस हो जाए तो क्या ऑटोमेटिक इमरजेंसी एक्शन भी लिए जा सकते हैं? बिल्कुल। नियम कई स्वचालित आपातकालीन क्रियाओं का जिक्र करता है, जैसे ठंडे पानी का ऑटोमेटिक सिस्टम जो पावर फेल होने पर भी काम करे, बैकअप पावर या ग्रेविटी फ्लो से, रिएक्शन को फौरन धीमा करने या रोकने के तरीके जैसे कैटलिस्ट पॉइजनिंग, इनहिबिटर डालना, क्वेंच स्ट्रीम डालना, ऑटोमेटिक डीप्रेशराइजेशन या फीड आइसोलेशन डाइवर्जन, और एक लास्ट रिसॉर्ट के तौर पर पूरे रिएक्शन मिक्सचर को एक बड़े टैंक में डंप करने का मैकेनिज्म जिसमें ठंडा और इनर्ट लिक्विड डाइल्यूएंट भरा हो, ताकि रिएक्शन पूरी तरह रुक जाए और ठंडा हो जाए। बाप रे, ये तो वाकई सुरक्षा की कई परतें लग रही हैं। एक चीज फेल हो तो दूसरी संभाल ले। एग्जैक्टली। यही इनका मकसद है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। लोपा का जो सिद्धांत है, इंटरलॉक और ऑटोमेटिक सिस्टम ह्यूमन एरर का चांस कम करते हैं, खासकर स्ट्रेस वाली सिचुएशन में। बैकअप सिस्टम ये पक्का करते हैं कि सेफ्टी मेजर्स तब भी काम करें जब नॉर्मल यूटिलिटीज फेल हो जाएं। और डंपिंग जैसे जो लास्ट रिजॉर्ट मेजर्स हैं, जिनका इस्तेमाल शायद कभी ना हो, लेकिन वो सबसे बुरे हादसों को रोकने के लिए वहां मौजूद रहते हैं। ये सब तो हुई मशीनों और सिस्टम्स की बात, लेकिन इनको चलाने वाले जो लोग हैं उनका क्या नियम उनके बारे में भी कुछ कहता है? क्योंकि आखिर में सेफ्टी तो उन पे भी डिपेंड करती ना। बिल्कुल। नियम 73ZC का एक बहुत अहम हिस्सा लोगों, उनकी क्वालिफिकेशन और इंस्पेक्शन पर फोकस करता है। ये साफ करता है कि सिर्फ सही इक्विपमेंट होना काफी नहीं है। नियम अब सुपरवाइजर और ऑपरेटर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंडेटरी करता है। ओके, क्या क्वालिफिकेशंस तय की गई हैं? सुपरवाइजर के लिए केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री और कम से कम 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है।
और ऑपरेटर के लिए? ऑपरेटर के पास कम से कम केमिस्ट्री में बीएससी या केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या केमिकल प्लांट ऑपरेशन में मान्यता प्राप्त वोकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। पर सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें DISH यानी डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से रिएक्टर ऑपरेशन और खतरनाक पदार्थों की हैंडलिंग का स्पेशल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी लेना होगा। और ये सिर्फ एक बार नहीं, हर 3 साल में इस ट्रेनिंग को रिफ्रेश करना होगा। अच्छा, यानी कंटिन्यूअस लर्निंग जरूरी है। और क्या नियम है लोगों से जुड़े? हाँ, कुछ और प्रैक्टिकल बातें भी हैं, जैसे ड्यूटी पर जो ऑपरेटर और सुपरवाइजर हैं, उनके नाम रिएक्टर के पास क्लियरली डिस्प्ले होने चाहिए। हर शिफ्ट के एक लॉगबुक मेंटेन करनी होगी जिसमें ऑपरेशन के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और इवेंट्स लिखे हों, और इसे लास्ट एंट्री के 3 महीने बाद तक संभाल कर रखना होगा। और रिएक्टर की पहचान के लिए? हर रिएक्टर पर एक परमानेंट, न खराब होने वाली मतलब रस्ट रेजिस्टेंट नेम प्लेट लगानी होगी। इस पर कम से कम 12 जरूरी डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे सीरियल नंबर, MOC, डिज़ाइन कोड, डिज़ाइन और वर्किंग प्रेशर, टेम्परेचर, बनाने वाले का नाम, लास्ट टेस्ट डेट वगैरह। ये रिएक्टर्स की आप कह सकते हैं जन्म कुंडली जैसी है। रिएक्टर्स की रेगुलर चेकिंग के बारे में क्या वो भी जरूरी है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिएक्टर ऑपरेशन में है, उनकी एक सक्षम व्यक्ति द्वारा रेगुलर जांच मैंडेटरी है। बाहरी जांच हर 6 महीने में, ये देखने के लिए कि कहीं कोई एक्सटर्नल डैमेज, लीक या कोरोजन तो नहीं है। आंतरिक जांच हर साल अंदर से कंडीशन देखने के लिए। हाइड्रोलिक टेस्ट हर 2 साल में, प्रेशर झेलने की कैपेसिटी चेक करने के लिए। और अगर हाइड्रोलिक टेस्ट पॉसिबल नहीं है, जैसे ग्लास लाइन रिएक्टर्स में, तो हर साल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जैसे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग वगैरह करनी होगी। और इन जांचों की रिपोर्टिंग का क्या सिस्टम है? सक्षम व्यक्ति को जांच के बाद एक तय फॉर्मेट फॉर्म 13C में रिपोर्ट देनी होगी, जिसे फैक्ट्री को 5 साल तक संभाल कर रखना है। और अगर जांच में रिएक्टर अनसेफ पाया जाता है, तो ये उस सक्षम व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो 7 दिन के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्टर को दे। और जब तक उसे ठीक करके सेफ डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता, उस रिएक्टर को यूज नहीं किया जा सकता। ये तो काफी सख्त नियम लग रहे हैं। मतलब अब सिर्फ अच्छी मशीनें रखना ही काफी नहीं है, उन्हें चलाने वाले और उनकी देखभाल करने वाले लोग भी क्वालिफाइड और ट्रेंड होने चाहिए। और मशीनों की रेगुलर हेल्थ चेकअप भी जरूरी है। बिल्कुल, ये नियम इस बात पर बहुत जोर देता है। पहले ये शायद गुड प्रैक्टिसेस मानी जाती थी, लेकिन अब ये लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। डिश एक्रेडिटेड ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स ये पक्का करेंगे कि एम्प्लॉयज़ का नॉलेज अपडेटेड रहे। रेगुलर इंस्पेक्शन और फॉर्म 13C जैसी रिपोर्टिंग से कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी तय होती है। ये रिएक्टर की फिजिकल इंटेग्रिटी बनाए रखने और टाइम के साथ अगर कोई कमजोरी आ रही है तो उसे पकड़ने में मदद करता है। नियम तो बहुत डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना, मतलब इफेक्टिवली लागू करना, वो भी अपने आप में एक चैलेंज होगा। क्या इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल सुझाव भी हैं? हाँ, एनालिसिस में कुछ प्रैक्टिकल कदम सुझाए गए हैं जो कंपनीज को इसे इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे हर एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन डोजियर बनाना, मतलब एक फाइल जिसमें उस प्रोसेस से जुड़ी सारी जरूरी रिपोर्ट्स और एनालिसिस, कंपैटिबिलिटी, थर्मोकेमिस्ट्री, कूलिंग, रनअवे एनालिसिस, फीडिंग लॉजिक, हैज़ऑप, मॉक रिकॉर्ड्स वगैरह एक जगह पर हों। हर रिएक्टर के लिए एक इंजीनियरिंग सेफ्टी मेजर मैट्रिक्स बनाना, एक चार्ट या टेबल जो दिखाए कि रूल के हिसाब से कौन-कौन से सेफ्टी मेजर्स, इंटरलॉक, रिलीफ सिस्टम, अलार्म वगैरह उस रिएक्टर पर लगे हैं और ऑपरेशनल हैं। एक स्टैट्यूटरी इंटेग्रिटी प्लान बनाना, एक कैलेंडर जिसमें सभी जरूरी पीरियोडिक चेक्स, एक्सटर्नल, इंटरनल, हाइड्रो, NDT का शेड्यूल हो, फॉर्म 13C का रिकॉर्ड हो और कोई कमी मिलने पर उसे ठीक करने का प्रोसेस डिफाइंड हो। क्वालिफिकेशन एंड स्टाफिंग कंप्लायंस पक्का करना, मतलब ये देखना कि जो भी सुपरवाइजर और ऑपरेटर हायर किए गए हैं वो क्वालिफाइड हैं, उनके ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स हैं और ड्यूटी रोस्टर बनाते वक्त रूल्स का ध्यान रखा जाता है। विजुअल एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, यानी रिएक्टर पर नेम प्लेट ठीक हो, ऑपरेटर सुपरवाइजर का नाम डिस्प्ले हो, लॉगबुक सही से भरी जाए और ज़रूरी SOPs आसानी से अवेलेबल हों। और आखिर में इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, सिर्फ प्लान बनाना नहीं
बल्कि हर 6 महीने में रियलिस्टिक सिनेरियो बनाकर मॉक ड्रिल करना, जैसे फीड रनअवे, एजिटेटेड ट्रिप, कूलिंग फेलियर, और फिर उन ड्रिल से सीखकर इम्प्रूव करना। ये सब लागू करने के लिए तो मैनेजमेंट का भी मजबूत इरादा और मॉनिटरिंग चाहिए होगी। निश्चित रूप से सिर्फ नियम बना देना काफी नहीं होता। इसे असरदार तरीके से लागू करने के लिए स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि कंपनी के टॉप लीडरशिप को भी इसमें इंटरेस्ट लेना होगा। शायद बोर्ड लेवल पर कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जैसे KPIs ट्रैक किए जाएं, जैसे कितने % रिएक्टर्स के पास वैलिड फॉर्म 13C है, कितने हैज़-ऑफ एक्शंस टाइम पर क्लोज हुए, स्टाफ का ट्रेनिंग कंप्लायंस कैसा है, मॉक ड्रिल्स कितनी इफेक्टिव रहीं, वगैरह। और वो स्टॉप वर्क अथॉरिटी वाली बात? हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। सुपरवाइज़र और ऑपरेटर को ये अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस देना कि अगर उन्हें लगता है कि कुछ अनसेफ हो रहा है तो वो बिना किसी डर के काम रोक सकें, और मैनेजमेंट को इसे डिस्करेज करने के बजाय एनकरेज करना चाहिए। क्वालिफिकेशन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये अब सिर्फ कंपनी पॉलिसी नहीं, लीगल रिक्वायरमेंट है। आखिर में बात सिर्फ रूल्स फॉलो करने की नहीं है, बल्कि एक ऐसा कल्चर बनाने की है जहां सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी समझी जाए, जहां खतरों को छुपाने के बजाय उन पर खुलकर बात हो, और जहां सेफ्टी को प्रोडक्शन या प्रॉफिट से ऊपर रखा जाए। तो कुल मिला के अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो महाराष्ट्र का ये नया नियम 73GC एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाले रिएक्टर्स के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को काफ़ी ऊपर ले जाता है। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। प्रिडिक्शन, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, पीपल, इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, इसने लगभग हर पहलू को कवर किया है। यकीनन ये महाराष्ट्र में केमिकल इंडस्ट्री की सेफ्टी को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम है। आने के लिए भी पुश करेगा। ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, जो सिर्फ इंसिडेंट होने का इंतजार करने के बजाय पहले से खतरों को पहचानने और कम करने पर फोकस करता है। इसकी सफलता शायद दूसरे स्टेट्स या रीजन्स को भी इसी तरह के स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अपनाने के लिए इंस्पायर कर सकती है। ये प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का एक अच्छा उदाहरण सेट करता है। बिल्कुल। आज की बातचीत को खत्म करते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस जैसे नियम के लागू होने के बाद हम असल में सेफ्टी इंप्रूवमेंट को कैसे नापें? अक्सर हम एक्सीडेंट्स के नंबर या उनकी कमी जैसे लैगिंग इंडिकेटर्स को देखते हैं, पर क्या हमें लीडिंग इंडिकेटर्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि कितने हिजोप एक्शन टाइम पर पूरे हुए, मॉक ड्रिल्स कितनी इफेक्टिव रहीं और उनसे क्या सीखा गया, स्टाफ की क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग का लेवल क्या है, क्या स्टॉप वर्क अथॉरिटी सच में इस्तेमाल हो रही है? ये सोचना ज़रूरी है कि असली प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक किया जाए, ना कि सिर्फ फेलियर्स की कमी को। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।